तो आज है मिशन 150 सीरीज का दूसरा दिन, जिसमें हम फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब तीनों जो वीडियोस आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की शॉर्ट में होंगी, क्योंकि सबसे लंबी वीडियो हमारी पार्ट 1 थी, जिसमें मुझे तुम्हें फिलॉसफी देनी थी कि 150 डेज में हम क्या करेंगे। उसमें मैंने सारा बेसिक स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग में बना दिया है। कोई बच्चा अगर सीधे इस वीडियो पे आया है तो पहले पार्ट 1 को देख कर आए, नहीं तो तुम इस वीडियो को फॉलो ही नहीं कर पाओगे। रीजन बीइंग कि तुम कन्विंस ही नहीं हो पाओगे कि यह तरीका वर्क कर सकता है, क्योंकि सुनते सुनते बहुत बार ना हम हजार चीजें ऐसे अपने मन में बिठा लेते हैं जिसका हटना जरूरी है अभी, और वो मैंने उस वीडियो में सारा हटाया है। और जो बच्चे पिछली वीडियो से यहां तक आ चुके हैं, आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो आज हम फिजिक्स की बात करने वाले हैं लाडले। कॉपी और पेन निकाल कर बैठना। जो मैंने कल कहा था ना कि वो काउंट वाला बनाना, डे काउंट करने वाला, तो उसी कॉपी में ये आगे नोट करवाऊंगा मैं कुछ चीजें, तो वो नोट करना, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर ऑर्डर को नोट करो जो स्क्रीन पे तुम्हें दिख रही है। वीडियो रोकना और सारे चैप्टर ऑर्डर को नोट कर लेना। मैं थोड़ा थोड़ा हट जाता हूं दोनों तरफ, एक इधर वाली चीज और एक इधर वाली चीज। अब ये चैप्टर ऑर्डर क्या है, इसको कैसे फॉलो करना है, तो देखो बच्चा, दो तरीके के चैप्टर ऑर्डर होते हैं। एक कि इंपॉर्टेंट मार्क्स वाइज कि सबसे ज्यादा किससे पूछे गए हैं, फिर सबसे कम, फिर सबसे कम, फिर सबसे कम। वो तरीका काम नहीं करता क्योंकि वो फर्जी तरीका होता है, क्योंकि जेई अब खेल रहा है अनप्रिडिक्टेबिलिटी पे। एक टाइम आया था जब सिलेबस में ना पीएमआई हुआ करता था एक चैप्टर मैथमेटिक्स में, 6 साल एक भी नहीं पूछे और 6 साल लगातार पूछ डाले। मैकेनिक्स में पिछले साल ही बच्चों को ऑप्टिक्स से जितनी उम्मीद थी, गर्दा मचा के रख दिया उस चैप्टर ने। तो ये अनप्रिडिक्टेबल है कि आप किस चैप्टर को इंपॉर्टेंट देकर के ऊपर रख रहे हो और किस चैप्टर को नीचे। तो भैया फिर हम सीखे कैसे, कोई तो ऑर्डर फॉलो करेंगे ना। तो हाँ, ऑर्डर मैंने ये बताया है, ये दोनों को मिक्स कर दिया है। एक तो इंपॉर्टेंस वाइज कि चलो कुछ तो ऐसे चैप्टर है जिनसे सवाल पूछेगा ही पूछेगा, इस पर भी मैं फिक्स स्टैंड नहीं ले सकता, मैं गारंटी नहीं दे सकता जेई वालों का, लेकिन इतना अनुभव तो कहता है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिसको नहीं छोड़ना चाहिए यार। तो एक ये ऑर्डर का तरीका हो गया। एक ऑर्डर का तरीका हो गया टफनेस वाइज, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए अभी कि किस चैप्टर को करने में सबसे ज्यादा समय लगेगा और सबसे ज्यादा काम माइंड, ये वर्ड याद रखना, काम माइंड की जरूरत होगी। क्योंकि अभी तुम्हारा दिमाग जिस लेवल पे काम होगा ना, शांत होगा, वो जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा ना, वो एंजाइटी में जाता रहेगा, एंग्सियस होता रहेगा। तो हमें ध्यान देना होता है कि जब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा शांत हो, काम हो, उस टाइम हम टफेस्ट चीज को उठाएं, क्योंकि उस समय पे हम उसे सीख लेंगे। जब हमारा दिमाग एंजाइटी में होगा ना, तो हमसे वो गलती हो जाती है कि बहुत पैनिक में आ जाओ और 2+2 भी पूछो ना तो 5 निकल जाएगा तुम्हारे मुंह से। जब एंजाइटी में होगे तो उस टाइम ऐसे काम को लेना ज्यादा फायदेमंद होता है जिसे हम आसानी से कर पाए। तो इस ऑर्डर को बनाने के लिए मैंने 2 ऑर्डर्स को ब्लेंड करा है, एक इंपॉर्टेंस वाइज और एक टफनेस वाइज, कि सबसे ज्यादा जिसमें कीड़े लगते हैं बच्चे के दिमाग में वो पहले करा दो। सबसे ज्यादा तो दिमाग खराब करता है लास्ट के मोमेंट में, उसे पहले करा दो, और लास्ट में छोटे छोटे चैप्टर्स रखो कि बच्चा पैनिक भी हो ना तो उस टाइम पे वो कर ले। तो ये वो चैप्टर का ऑर्डर है। सबसे पहला जो मैंने चैप्टर नहीं, एक पूरा का पूरा लिस्ट डाला है लाडले, वो है, यहां ध्यान देखो, रोटेशन से पहले तक का। भाई रोटेशन से पहले तक, ये कोई इंपॉर्टेंस वाइज या टफनेस वाइज नहीं है। ये पहला जो पॉइंट है ये है प्री रिक्विजिट वाइज, यानी कि रोटेशन से पहले जितने चैप्टर होते हैं, यूनिट डायमेंशन वगैरह नहीं, मैकेनिक्स के रोटेशन से पहले 1D 2D एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, ये सारी चीजें जो है ना, सेंटर ऑफ मास भी हटा दो, मिनिमम वर्क पावर एनर्जी तक तुम्हें सबसे पहले गो में करना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये आपके फिजिक्स का बेस बनाते हैं, और ये नहीं करोगे ना तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। अच्छा, एक पॉइंट और क्लियर कर दूं कि अभी मैं चैप्टर का ऑर्डर समझा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे आपको करने हैं, वो कैसे करना है मैं बताऊंगा, पहले चैप्टर का ऑर्डर समझ लो। तो रोटेशन से पहले तक का सबसे पहले गो में करना है, कैसे करना है वो सारी चीजें, रिसोर्स वगैरह बताऊंगा, लेकिन एक पॉइंट डालो कि रोटेशन से पहले तक के सारे चैप्टर पहले गो में करने हैं। उसके बाद रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलास्टिसिटी वाला चैप्टर, थर्मोकेटीजी, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, ये रेड में है। ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग लेते हैं और सबसे ज्यादा शांत दिमाग की डिमांड करते हैं। उसके बाद एसएचएम, वेव्स, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी एंड मॉडर्न फिजिक्स।
उसके बाद लास्ट के दिन बचेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटेशन, यूनिट डायमेंशन, एरर, वेक्टर, ईएमडब्ल्यू और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं भैया इलेक्ट्रोस्टैट और करंट इलेक्ट्रिसिटी तो थोड़ा टफ में आता है ना, तो इसको सबसे लास्ट में क्यों रखा आपने? इसकी भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है कि बच्चा जब 12th स्टार्ट करता है ना तो वो इस पाप से आता है कि 11th बर्बाद हो गया तो अब मैं अच्छे से पढ़ूंगा, तो कितना भी बर्बाद हो ना इलेक्ट्रोस्टैट को कुछ दूर तक संवार के ले जाता है। और उसी का फायदा लास्ट में मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैट में बच्चे को कुछ चीजें आती होंगी तो लास्ट में वो कवर कर लेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी वही हाल है, क्योंकि करंट में ज्यादा से ज्यादा ना अगर भाग्य अच्छा रहा टफनेस में तो बहुत ऊपर ले जाएगा, लेकिन अगर बच्चे को लड्डू देना रहा तो रेजिस्टेंस में खेलता है जेई मेन, ओम्स के ग्राफ में खेल जाता है जेई मेन। मैक्स टू मैक्स उसको अगर करना रहा तब जाकर के वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में टफ में खेलेगा, लेकिन बच्चे फ्लो में रहते हैं ना तो करंट इलेक्ट्रिसिटी तक तो संवार ही लेते हैं। तो ये है तुम्हारा चैप्टर का ऑर्डर जिसे तुम्हें करना है मिशन 150 के अंडर। अब कैसे करना है ये सुनो, देखो कैसे करना है वो यहां पे बताता हूं। मैनेज कंटिन्यूटी विथ कंसिस्टेंसी, ये जो सारे चैप्टर लिखे मैंने इसमें तुम्हें पूरा सिलेबस ही दे दिया है मैंने। अब तुमने अभी तक कुछ तो तैयारी की होगी, अगर बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हो तो ठीक है, फिर तो तुम्हें जैसे करना है करो, लेकिन कुछ तो तैयारी की होगी, कुछ तो कबाड़ इकट्ठा कर रखा होगा, कोई तो 4-5 लेक्चर करे होंगे हर चैप्टर के, तो उसे हमें बर्बाद नहीं जाने देना। कंटिन्यूटी का मतलब होता है जहां छोड़ा था वहां से शुरू करना। मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करेंगे कि सारा कुछ मिटाओ भैया, साइड करो, जीरो से स्टार्ट कर लेता हूं। एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे, रिजल्ट वही आया क्योंकि तुम वही करते करते थक जाओगे जो तुम्हें ऑलरेडी आता था, फिर एक्चुअली में जो तुम्हें नहीं आता था वहां पहुंचते पहुंचते एनर्जी ड्रेन हो चुका होगा, तो वो फिर वहां से टॉपिक छोड़ करके भाग लोगे। तो तुम्हें यह बात ध्यान देना है कि इस चैप्टर, इस पूरे लिस्ट में से कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो तुमने बहुत अच्छे से तैयार कर रखे हैं, बहुत अच्छे से कि भैया ये चैप्टर तो मेरा हो चुका है अभी तक, क्योंकि 6 महीने पहले खड़े हैं, कुछ तो पढ़ा होगा, तो भैया ये चैप्टर हो रखा है मेरा, उसको टिक मार के हटा देना, ठीक है। उसे रिवाइज करते रहना, बीच बीच में फ्रेशअप करते रहना। भैया कुछ ऐसे चैप्टर है ना जिनका मैंने लेक्चर कर रखा है बट समझ नहीं आया तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा, तो अब उसे लेक्चर से वापस नहीं करने लगेंगे, नोट्स उसका बना रखा होगा कहीं पे, उस नोट्स को पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे और उसके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यानी कि भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस छूटा हुआ है तो चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस से कर लेते हैं। कोई ऐसा चैप्टर होगा भैया लेक्चर भी कर लिया है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली है मॉड्यूल से, तो वहां से आगे बढ़ेंगे यानी पीवाईक्यूज पे जाएंगे। ऐसे चैप्टर को कंटिन्यूटी में तैयार करेंगे। ये मत सोच लेना कि तुमने अभी तक जो भी करा है सब बर्बाद हो गया। मतलब भैया यूनिट एंड डायमेंशन के ना बेसिक मुझे लेक्चर 1 समझ में आता है कि यूनिट किसे कहते हैं, डायमेंशन किसे कहते हैं, ये समझ में आता है। तो अब हम कंटिन्यूटी के रूल के अंडर लेक्चर 2 से स्टार्ट करेंगे। और ये कॉन्फिडेंस के मायाजाल में मत फंसना। बच्चे को कॉन्फिडेंस पता है कब आता है? जब वो जीरो से फिर से स्टार्ट करता है। उसे लगता है कि मैंने जो पीछे करा पता नहीं यार आता हो या नहीं, चलो जीरो से स्टार्ट करता हूं। 2 महीने बाद फिर वही लगेगा कि पीछे जो करा वो पता नहीं यार आता है या नहीं। कंटिन्यूटी पे ध्यान देना, ठीक है, कि जहां से जिस चैप्टर को छोड़ रखा है वहां से आगे बढ़ाएंगे। थोड़े एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे क्योंकि हो सकता है 5 महीने पहले तुमने 5 लेक्चर करके छोड़ दिए हो, कोई बात नहीं, एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे ना, लेकिन इसका एक फायदा भी होगा कि जब हमारा ब्रेन एफर्ट ज्यादा करता है ना तो वो लर्न भी ज्यादा करता है। जो चैप्टर तुम्हारी नजरों के सामने से बड़ी आसानी से गुजरा होगा, ध्यान देना वो चैप्टर बर्बाद हो गया होगा। एफर्ट्स, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा है कि मैनेज कंटिन्यूटी विथ कंसिस्टेंसी। रोज तो पढ़ना ही है, लेकिन रोज ऐसा नहीं कि सुबह उठे और जीरो से स्टार्ट कर दिया, नहीं, पिछला जहां से छूटा था वहां से आगे बढ़ेंगे। और किस रूल के अकॉर्डिंग? 360R रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। पिछले वीडियो में समझा रखा है 360R क्या है। अब बात करते हैं, 2 तरीके के बच्चे होंगे। कल मैंने बात करी थी तो बच्चे ने बहुत सवाल पूछे, तो अभी 150 दिन बचे हुए, मैंने कहा रोज 1 एक्स्ट्रा लेक्चर ऐड करना। तो अब कुछ बच्चों ने कहा कि भैया मेरा तो 150 छोड़ो ना, 500 लेक्चर का बैकलॉग है। तो मैंने 2 कैटेगरीज में बच्चों को बांट दिया है। एक कि जिनका बिलो 150 लेक्चर का बैकलॉग है, यानी कि लगभग पूरा 11th बैकलॉग है, 12th थोड़ा बहुत संभाल लिया है भैया, तो वो तो अपने जिस भी बैच में है उसके लेक्चर को उसी से करेंगे, ठीक है। रोज एक लेक्चर बढ़ा करके इस ऑर्डर में फॉलो करने की कोशिश करेंगे। गॉट इट लाडले? क्वेश्चन ये कहां से करेंगे? जिनका बिलो 150 लेक्चर है। आपके पास कोई मॉड्यूल होना चाहिए, किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना क्योंकि रैंडम क्वेश्चंस होते हैं। तो किसी भी कोचिंग का, मैं कोई रिकमेंड नहीं करना, किसी भी अच्छे कोचिंग का मॉड्यूल उठा लो और उसके क्वेश्चंस और लास्ट में पीवाईक्यू लगाने हैं। क्योंकि बच्चा तैयारी ना अनलिमिटेड होती है। तुम्हारे मन में आ सकता है मैं अमेरिकन ओलंपियाड के क्वेश्चन लगा लूं, तो तैयारी को ना कहीं पे फुल स्टॉप लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इतना कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तैयारी हो गई।
तो फुल स्टॉप कहां लगेगा? जब तुमने पीवाईक्यूज कर लिए। अब मैंने कल का क्या था कि लाडले अभी वाले टॉपिक को खराब मत होने देना। तो जो करंट टॉपिक चल रहा है उसका तो आपको रेगुलर लेक्चर चल ही रहे होंगे और उसके भी क्वेश्चन मॉड्यूल और पीवाईक्यू से करने हैं। ये आपका पूरा 150 दिनों में सिलेबस कंप्लीट करा देगा। जिसके 150 लेक्चर से ज्यादा है, 160-70 वाले नहीं, वो भी इस मेथड से सॉल्व कर लो। किसी दिन संडे को क्लास नहीं रहा तो 2 लेक्चर कर लिए। 150 से यानी कि 200 से ज्यादा है बैकलॉग्स, 250 लेक्चर के बैकलॉग्स हैं। वो क्या करेंगे बच्चा, आप ना डे वाइज शॉर्ट लेक्चर का सहारा ले सकते हो। अब बच्चे के मन में खुश हो जाएंगे कि जिन्होंने अभी तक स्नेहित मिश्रा से जुड़े थे कि भैया मजे से आप वन शॉट को रोस्ट करते हो। मैंने हमेशा कहा है मुझे वन शॉट से दिक्कत नहीं है, मुझे रिटेंशन से दिक्कत है। मुझे उससे दिक्कत है कि 30 दिनों में 30 वन शॉट निपटा डाले, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो लास्ट में वैसे ही सीरीज शुरू होती है ना, 30 दिन में 30 चैप्टर कराते हैं, तो वो बकवास चीज होती है। तो आपने किसी वन शॉट लेक्चर को उठाया, ठीक है, मान लो मैकेनिक्स आपके रेगुलर बैच में 30 लेक्चर में पढ़ाए गए थे, लेकिन वन शॉट सीरीज, सॉरी मैकेनिक्स कह रहा हूं, मोशन इन 1D आपको 30 लेक्चर में पढ़ाए गए थे, लेकिन वन शॉट में 12 घंटे में पढ़ा दिए गए हैं। तो अब 30 लेक्चर से करोगे तो रोज एक एक्स्ट्रा बढ़ा करके 30 दिन लगेंगे। तो उसके बजाय वन शॉट को क्या करो कि 12 दिनों में बांट दो, अगर 12 घंटे का है तो, और रोज एक एक घंटे करने की कोशिश करो, उसे एक लेक्चर की तरह। उससे क्या होगा कि रोज अगर मात्र 1 घंटे करोगे ना तो उससे रिटेंशन तुम्हारा हो जाएगा उस वन शॉट के माध्यम से, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट की रिटेंशन हो जाएगी। अब कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन सीखना, क्योंकि जो रेगुलर बैच में 30 लेक्चर लिया है वो फालतू में तो लिया नहीं ना लाडले। उसी व्यक्ति ने 30 लेक्चर में जो पढ़ाया है उसमें एडिशनल क्या है कि उसने कॉन्सेप्ट भी बताया है और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना हर तरीके से बता रखा है, इसलिए वो लेक्चर 30 लेक्चर में गया है। तो वन शॉट में क्या मिसिंग होता है, कॉन्सेप्ट तो सारे कवर हो जाएंगे, तो देखने वाले बच्चे को लगेगा कि अरे जो 30 लेक्चर में कराया वही 12 लेक्चर में नहीं, वो लेक्चर में कॉन्सेप्ट रिपीट हो जा रहे हैं, लेकिन उससे लर्निंग तुम्हारी जो है ना वो 30 के कंपैरिजन में कम होगी। तो उसे कैसे इक्वल करे भैया कि जिसने 30 लेक्चर से पढ़ रखे वो 12 लेक्चर वाले बराबर आ जाए। तो एक एक घंटे का रोज 12 दिन बांट लिया। अब आपको सीधा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है पीवाईक्यूज पे, जो एक बैकलॉग क्लियर करने के लिए तुम यूज कर रहे हो वन शॉट का रोज डे 1 पे। 1 घंटे का पढ़ा, उसमें जितने कॉन्सेप्ट सिखाए गए, पीवाईक्यू की किताब खोली, उसमें जितने उस टॉपिक से पीवाईक्यूज हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज आ जाते हैं, तो उस टॉपिक को सिलेक्ट करा, उसमें जितने पीवाईक्यू थे कर डाला। बस यहां पे आप बैकलॉग के लिए फुल स्टॉप लगाओगे। इससे आपका होगा क्या कि कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के स्रोत से हो जाएगी, यानी पीवाईक्यूज से। करंट टॉपिक जो है ना आप रेगुलर बैच में रेगुलर लेक्चर से ही करोगे, क्योंकि यहां से आपको कोई बहाना नहीं, यहां से आपको रेगुलर ही जाना है। और करंट टॉपिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस आप मॉड्यूल और पीवाईक्यूज से करोगे, दोनों से, क्योंकि आज से ये दोनों बच्चे एक बराबर होने चाहिए और पीछे से ये दोनों बच्चे के एफर्ट्स ऊपर नीचे होकर के एक बराबर आ जाएंगे। इस बच्चे ने थोड़ी ज्यादा मेहनत की है तो ये मान के चलना कि ये थोड़ा आगे रहेगा, लेकिन मैं लास्ट में एक पॉइंट समझाऊंगा कि भैया वो आगे रहेगा तो मैं हमेशा पीछे ही रह जाऊंगा, फर्क नहीं पड़ता उससे, वो समझाऊंगा लास्ट में। लेकिन तुम्हें प्लान ये फॉलो करना है फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाली वीडियो में बात करेंगे। फिजिक्स के लिए ये करना है, क्वेश्चंस को सिर्फ सॉल्व करने के लिए सॉल्व नहीं करना, उसके अप्रोच को सीखना। मैंने हमेशा बताया है कि अगर तुम 500 क्वेश्चन जस्ट सॉल्व कर लोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने 100 क्वेश्चंस ढंग से सॉल्व किया अप्रोच के साथ तो बहुत बड़ी लर्निंग हो जाएगी। अप्रोच क्या होता है, एक क्वेश्चन सामने आया, उस क्वेश्चन को हमने पढ़ा, उस क्वेश्चन के बारे में सोचा कि इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, अगर 2 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं तो वो दोनों कॉन्सेप्ट किस तरीके से लिंक होते हैं, मैं किस तरीके से प्रोसीड करा, मेरे को एक क्वेश्चन देखते ही मेरे मन में कैसे थॉट्स आए, सबसे पहले क्या मैंने इस क्वेश्चन को मिसजज कर लिया कि ये सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है जबकि ये रोटेशन का क्वेश्चन था। ये सारी चीजें अपने दिमाग में एनालाइज करना। इससे होगा क्या कि तुम जब अगली बार सेम मिस्टेक करने लगोगे कि फिर से सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन आ गया है यहां पे और इस बार हम रोटेशन से इसको जज कर रहे थे, तो वो थोड़ी ध्यान में तुम्हारे रहेंगे कि अच्छा मैं ऐसी गलतियां करता हूं तो ध्यान दूंगा। तो ये अप्रोच सोचना, प्रश्न आते ही सॉल्व करने मत लग जाना, सोचना कि प्रश्न कैसा है, फ्रेमिंग कैसी है, मॉडल कैसा है, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटी छोटी बातें कि क्या इसमें कोई एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने में तो मुझे दिक्कत नहीं आ रही। पूरा कॉन्सेप्ट आता था, नैनोमीटर को मीटर में ही नहीं बदलना आ रहा, पूरा कॉन्सेप्ट आता था और रेनॉल्ड्स कांस्टेंट ही हमें याद नहीं है, कैलोरी को जूल में ही नहीं बदलना आ रहा। तो ये छोटी बातों को ध्यान देते हुए परफेक्ट होते जाना, नहीं तो अंत में क्या होगा ना कि सारा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे और ये छोटी बातों की वजह से जेईई मेन खराब हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जाम में तुम्हें हाथी नहीं काटेगा, कुत्ता काटेगा।
क्योंकि हाथियों की तैयारी हम सभी कर लेते हैं और हमें लगता है कि हाथी से लड़ना आ गया तो कुत्ते क्या है। भाई साहब ऊपर देख के भाला मार रहे थे हाथी पे, नीचे से पैर में आया, कुत्ता काटा, रैबिट से मर गए। तो कुत्तों को भी तैयारी करना, और ये होगा तब जब आप क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ोगे और ध्यान दोगे सॉल्यूशन पे पूरा। गॉट इट बच्चा? बढ़िया। तो ये हो गया आपका प्लान। अब कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपके दिमाग में डाल देता हूं जिससे कि तुम्हें तैयारी करने में आसानी होगी, क्योंकि अभी इतनी बातें बताने के बाद भी तुम नहीं करोगे कुछ रीजन से, और उन रीजन्स को मैं बात करके हटा देता हूं। वी थिंक लीनियरली बट प्रिप फ्रॉम हियर विल गो एक्सपोनेंशियली। मतलब हम लीनियर सोचते हैं। लीनियर सोचने का मतलब क्या हुआ लाडले? ऐसे। इसका मतलब हुआ कि भैया अगर एक चैप्टर को करने में 10 दिन लगा तो 20 चैप्टर को करने में 200 दिन लगेंगे ना भैया। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ चैप्टर ज्यादा टफ है, कुछ चैप्टर इजी हैं, कुछ चैप्टर छोटे होते हुए कॉम्प्लेक्स हैं, कुछ चैप्टर बड़े होते हुए इजी हैं। तो हर चैप्टर की टाइमिंग अलग अलग होती है। और मैंने जो टफनेस के ऑर्डर में दिया है, तो शुरुआत में तुम्हारे साथ पता है क्या होगा? पहले चैप्टर को करने में 20 दिन लग जाएगा रोटेशन को, वन शॉट के माध्यम से या रेगुलर लेक्चर के माध्यम से। दूसरे चैप्टर में 18 लगेगा, तीसरे चैप्टर में मान लो 17 लगेगा। तो तुम पहले चैप्टर को जब करोगे और लगेगा कि 20 दिन, तो भैया 20 चैप्टर हैं, यानी 400 दिन मेरे पास होने चाहिए, और भैया ने स्ट्रेटेजी दी है 150 दिनों की, तो ये तो फेल होगा पक्का। और जैसे ही ऐसे सोचा तुम निकल गए, जबकि ऐसा होगा नहीं। तो ऐसे होगा, इस पे अगर मैंने टाइम ले लिया और इस पे चैप्टर ले लिया, तो पहला चैप्टर अगर बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है ना, तो वो ऐसे जाएगा। फिर लास्ट वाला चैप्टर बहुत कम टाइम लेगा आपका कवर होने में। तो इस ग्राफ को हमेशा दिमाग में रखना कि शुरुआत में ज्यादा समय लग रहा है, क्वेश्चंस में भी, चैप्टर्स में भी, तो घबराना मत, क्योंकि समय का ग्राफ ऐसे जाएगा जो आपको अंत में कम समय लगवाएगा। तो इससे घबराना मत, ठीक है? मेमोरी, बच्चे आपकी तैयारी सब कुछ अच्छे होते हुए भी आप खराब क्यों कर लोगे? क्योंकि वो चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा बट आपकी मेमोरी में नहीं बैठा होगा। और मेमोरी में बैठाना बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस के लिए। अभी जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि मेरी तैयारी पूरी बर्बाद है, उनका सच में बर्बाद नहीं है, उनकी बस मेमोरी बर्बाद है। क्योंकि उन्होंने चैप्टर समझा सब कुछ है, मेमोरी में डाला नहीं है, याददाश्त में डाला नहीं है। और आईआईटी जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों की ना सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि उन्हें लगता है सब समझूंगा मैं। समझने वाले बच्चे, नीट वाले थोड़ी है जो रट्टा मारते हैं। रूल्स खुद से बनाए जा रहे हो। समझना है और उसे याददाश्त में डालना है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे देखें जेईई में फॉर्मूला डिराइव करने पे लगे हुए हैं। नहीं, कुछ चीजें याददाश्त में होनी चाहिए एकदम फिक्स, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तो आज से तुम सारी तैयारी करोगे, लेकिन नवंबर आते आते पता पड़ेगा याददाश्त में कुछ नहीं, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं तो कुछ याद नहीं आ रहा। और याद आ नहीं रहा इसका मतलब चैप्टर खराब है, मैंने पढ़ा नहीं अच्छे से। नहीं, तुमने चैप्टर समझा बिल्कुल है। क्योंकि तुम में से जितने भी बच्चे जीरो मान के अभी से स्टार्ट करेंगे, जब तुम चैप्टर स्टार्ट करोगे ना, तुम्हें लगेगा यार ये सब तो कितना आसान है, मैं बोर हो रहा हूं। तुम बोर क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम समझ चुके थे, वापस वही चीज देख रहे हो, बस तुम्हें याददाश्त में बिठानी थी और तुमने वो बिठाया नहीं, तो इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मेरा सारा कुछ खराब है। नहीं, याददाश्त भी करना। हो सके तो एक पेपर पे रोज का पढ़ा हुआ लिख के और रटना, जैसे बचपन में रटते थे। समझ लिया बहुत अच्छे से, लेकिन अब मुझे रट डालना है। आधे घंटे बैठूंगा, आज के लेक्चर का सारा फॉर्मूला लिख के रट डाला। शॉर्ट नोट्स बनाने की मैंने वीडियो दी थी ना, उस शॉर्ट नोट्स अगर बनाए हो तो रट डाला पूरा, मेमोरी में बिठाना, नहीं तो कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं। खास करके फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए, जिसे लगता है बच्चों को कि मैं सिर्फ समझूंगा, नहीं, कुछ फॉर्मूले है जिसे याद रखना, कुछ कॉन्सेप्ट है जिसे याद रखना, कुछ क्वेश्चन टाइप है जिसे याद रखना, याददाश्त में बिठाना। आगे की बात करते हैं जो लास्ट, नो द डिफरेंस बिटवीन बेटर एंड बेस्ट। लाडले, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसमें बेस्ट होने की जरूरत नहीं होती कि मैं बेस्ट इन फिजिक्स हूं, बेस्ट इन केमिस्ट्री हूं, बेस्ट इन मैथमेटिक्स हूं। नहीं, इसमें जरूरत होती है बेटर देन अदर्स होने की, बस। अगर किसी ने मात्र एक चैप्टर पढ़ रखे हैं, मान लो कि पूरे आईआईटी जेईई में 2 ही बच्चे ने फॉर्म भरा और उसने सिर्फ यूनिट डायमेंशन पढ़ रखा है एक चैप्टर, और तुमने बस 2 चैप्टर पढ़ रखे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन एंड मोशन इन 1 डायमेंशन, आपका रैंक 1 आ जाएगा। क्या आप फिजिक्स में बेस्ट थे? नहीं, लेकिन आप बेटर देन अदर थे। अब इस पॉइंट से तुम्हें टेक अवे क्या लेना है? इससे ये लेना है कि तुम जब तैयारी करोगे तो तुम्हारे मन में बहुत थॉट चलेंगे, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं अपने दिमाग में एक इमेजिनेटिव टॉपर बना के कि टॉपर तो ऐसे पढ़ता होगा, और जब हम पढ़ रहे हैं तो हम तो यार वैसे जैसे हमने दिमाग में सोच रखा है वैसे तो पढ़ नहीं पा रहे, छोड़ो यार, हो नहीं रहा मेरे से। नहीं, तुम्हें कंपेयर अपने इमेजिनेशन के टॉपर से नहीं करना, तुम्हें कंपेयर अपने पीयर्स से करना है कि अच्छा, स्नेहित मिश्रा जब रात को 10 बजे पूछने आता है तो कितने बच्चे एब्सेंट हैं, क्या मैं प्रेजेंट हूं? तुमने अगर 4 सवाल लगाए ना तो तुम उन बच्चों से आगे हो जो इसने 3 लगाए।
और जिसने 3 लगाया वो उन बच्चों से आगे, इसने 2 लगाया, और तुम्हें ऐसे काटते काटते भीड़ को आगे बढ़ना है। तो जब बेस्ट मान के पढ़ोगे ना तो बीच में गिव अप जरूर करोगे, क्योंकि बेस्ट से कंपेयर करते हुए चलोगे दिमाग में, तो फिर परफेक्शनिज्म के पीछे भागोगे कि हर चीज परफेक्ट होना चाहिए, और जब परफेक्शन के पीछे भागोगे तो कुछ परफेक्ट दिखेगा ही नहीं। मुझे भी लगता है यार दोबारा अपनी वीडियो देख के यार इसे और बेहतर कर सकते थे, तो क्या मैं रिलीज ही ना करूं? फिर तो गया मेरा करियर। परफेक्शन के पीछे नहीं भागना। मैंने कल भी वीडियो में कहा था और आज भी कह रहा हूं, यू हैव टू बी बेटर देन अदर्स, नॉट बेस्ट इन सब्जेक्ट। AIR 1 के भी ना कुछ टॉपिक्स वीक होते हैं, अब वो ये सोच के एग्जाम ही ना दे तो तैयारी ही छोड़ते। अब क्या करें? मान लो मैकेनिक्स पढ़ रहा है, जो बोट वाला प्रॉब्लम होता है, रिवर बोट प्रॉब्लम, वो ऑल इंडिया रैंक 1 का कमजोर रह गया, तो वो सोचे कि मैं इसी को क्लियर करूंगा, आगे बढ़ूंगा ही नहीं, या फिर तैयारी ही छोड़ दे, यार यही नहीं समझ आया तो क्या होगा, टॉपर जो होगा वो नहीं, वो उसको छोड़ करके आगे बढ़ गया, यार परफेक्ट नहीं है चैप्टर मेरा, बात खत्म, इससे सवाल आएगा छोड़ दूंगा, नहीं आएगा बना लूंगा, खत्म हो गई चीज। इस माइंडसेट में तैयारी आगे बढ़ा पाओगे, नहीं तो लटकते रह जाओगे इधर ही, परफेक्ट होते जाओगे धीरे धीरे। मेरी ही जर्नी नहीं देखते? आज कैमरे की क्वालिटी, ग्रीन स्क्रीन, आईपैड सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैंने शुरू किससे करा था? एक रियलमी का C2 फोन जिसमें झिलमिल 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 वीडियोस आते थे, माइक भी नहीं था। बट परफेक्शन जब तक नहीं हो जाए मेरी क्वालिटी में रुका रहूं? नहीं, करना स्टार्ट करा, धीरे धीरे चीजें आ जाती हैं, समझ, संसाधन आ जाते हैं, हो जाती हैं चीजें। क्या अभी भी मैं परफेक्ट हूं? नहीं। हो सकता है मैं आसमान मंगल ग्रह पे जाकर के वीडियोस बना पाऊं, हो सकता है मैं वीडियोस में ड्रोन शॉट से सारी चीजें करा दूं, हो सकता है मेरा 3D अवतार तुम्हारे सामने आ जाए। ये सारी चीज मैं सोच के करूं कि यार ये तो भी कर ही नहीं सकता मैं रुक जाऊं? नहीं, कोई नहीं रुकता। एक व्यक्ति जो परफेक्शन के इंतजार में बैठा हुआ है वो उससे हार जाएगा जो इम्परफेक्शन के साथ एफर्ट्स मारते हुए आगे बढ़ रहा है। बढ़ना। कोई और डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ताकि मैं कल केमिस्ट्री वाले वीडियो में आते ही तुम्हारी बातों को कंसीडर कर पाऊं। अगर वीडियो के यहां तक पहुंच चुके हो तो एक मैं तुम्हें नंबर दे रहा हूं, ताकि मुझे पता पड़े कि किस बच्चे का कितना रिटेंशन है। 236442 ये कमेंट में लिखना, और लिखना आई हैव अराइव्ड। इससे होगा क्या, पहले तो जो बच्चे यहां से पहले छोड़ के जा चुके होंगे उन्हें लगेगा कि यार कमेंट में क्या है, लेकिन मुझे पता पड़ जाएगा कि तुम्हारी रिटेंशन यहां तक थी, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन बच्चों को प्रायोरिटी में रिप्लाई दूं। तो तुम्हारे अगर कोई डाउट्स हैं और उसके पहले मुझे ये नंबर लिखा हुआ दिख गया तो मैं सोचूंगा कि वीडियो पूरी देखिए, अब इसके बातों का रिप्लाई देना बनता है, तो मैं उन्हें प्रायोरिटी दूंगा रिप्लाई देने में। ठीक है बच्चा, बाय बाय, मिलते हैं कल की वीडियो में।